सूरज सा चमकना चाहूँ मैं, चांद सा दहकना चाहूँ। चाहूँ फूल बन बिखेरूं खुशबू में, कभी पक्षी बन चहकना चाहूँ। हज़ारों ख्वाहिशें दिल में हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश मुकम्मल करना चाहूँ मैं। नमस्कार, हैप्पी संडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नई सुबह ने दस्तक दे दी है और आपका मनपसंद कार्यक्रम बिहार बिहान लेकर मैं अनामिका एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट हूँ मैं हूँ मुस्कान। ख्वाहिशें हर एक की होती हैं, सपने हर कोई बुनता है, पर सपने पूरे तभी होते हैं जब हम अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विल पावर को मजबूत बनाए रखते हैं हर हाल में। क्योंकि जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत रहती है तो हम मजबूत रहते हैं, और जब हम मजबूत रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं पूरा कर सकते। बिल्कुल अनामिका, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि जब भी इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं। और इसी पे मुझे कुछ लाइन से याद आ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िए से कैसे बनाया आशियाना अपना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनके उठाना होता है। जब दर्शकों मेहनत और लगन से हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और साथ ही साथ इसके साथ अगर दृढ़ निश्चय हो, और साथ ही दर्शकों सबसे ज़रूरी है अपने सुख को त्यागना। अगर ये सारी चीज़ें हों तो हमें अपने सफलता को प्राप्त करने से ही कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ दर्शकों चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं आज की हमारी विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि कैसी महिला जिसने समाज की रूढ़िवाद सोच को धता बताकर शिक्षा के ज़रिए ना तो कई आईने को सामने से देखा, साथ ही इसके आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में है उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही और साथ ही साथ चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के साथ कई उच्च पदों पर ये आसीन रही। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ है मृदुला मिश्रा। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है मैम कार्यक्रम बिहार बिहान। धन्यवाद मैम। आपसे मैं जानना चाहूँगी, जब भी किसी सशक्त महिला की बात आती है, जब महिलाओं की बात आती है, तो इन सभी के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा। मैं आपसे जानना चाहूँगी महिलाओं के लिए शिक्षित होना कितना ज़रूरी है? महिलाओं के लिए शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक महिलाएं जो हर क्षेत्र में पीछे रही हैं, या उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी सफ़र करना पड़ा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यदि है शिक्षा का नहीं होना। जब कोई शिक्षित होता है तो उसके शिक्षा के साथ साथ उसमें ज्ञान जागृति ये आती है, तो वो ये भी जानती है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसके अधिकार हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं। और जब ये सब शिक्षा से ही होगा, क्योंकि मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारे देश में अभी जो समय है, इसमें महिलाओं को के एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए बहुत तरह की पॉलिसी, गवर्नमेंट की रूल्स, एनैक्टमेंट, लॉज हो रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि चूँकि जहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि ये मेरे एम्पावरमेंट के लिए, मेरे सशक्तिकरण के लिए है। इसका फ़ायदा उठा करके मैं देश, समाज, परिवार हर जगह आगे बढ़ सकती हूँ, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हूँ हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, या उसको संपत्ति का अधिकार हो, परिवार में उसका कितना महत्व होना चाहिए। ये सारी बातें तभी होगी जब महिलाएं शिक्षित होंगी। इसलिए शिक्षा को इग्नोर करके हम अगर सोचें कि महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो ये मेरे हिसाब से ये सही कभी नहीं होगा। बिल्कुल मैम, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने अभी। मैम, लॉज तो बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। अगर वुमेन राइट्स की बात करें, राइट टू सेफ्टी की बात करें, राइट टू इक्वालिटी की बात करें, स्पेशली एट द वर्क प्लेस, तो क्या ये जो लॉज बने हैं क्या इतना काफ़ी हैं, या इनमें भी अभी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है और सुधार की ज़रूरत है? देखिए, सुधार तो बराबर, कोई भी कानून यदि बनता है तो वो स्टैटिक नहीं होता है। आज जो परिस्थितियां हैं कल वो बदलेंगी, तो बदलते हुए परिस्थिति के साथ कुछ कुछ नए आयाम हर क्षेत्र में जुड़ते जाना चाहिए। इसीलिए जो भी सशक्तिकरण के लिए, या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात आपने कही, ये भी जो है सो
कितनी मुश्किलों के बाद ये अधिकार भी महिलाओं को मिला है, कंसीडर करते हुए कि यदि महिलाओं को इस तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो वो घर के बाहर निकल नहीं पाएंगी, वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगी, वो समाज में अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगी। इसीलिए सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस बना। वो आपको पता होगा कि इस किस केस में हुआ था। ये राजस्थान की एक महिला थी भंवरी देवी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बाल विवाह और महिलाओं में शिक्षा के जागरण का वो प्रसार प्रचार करती थी, जिसके चलते वहाँ के जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे, जो ज़मींदार लोग थे, उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी इस बात के लिए। और इसके लिए उन्होंने उसका एक समझिए मैंने उसके इच्छा शक्ति को मारने के लिए उन्होंने उसका गैंग रेप किया। उसमें ट्रायल कोर्ट ने सबों का एक्विटल कर दिया, ये कह के कि ये दलित वर्ग से आने वाली महिला है, ये अभिजात्य वर्ग के हैं, ये ऐसी महिला के साथ अपना संपर्क बना ही नहीं सकती। ये भी देखिए कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि महिला चूँकि दलित है इसलिए पुरुष उनके पास जा नहीं सकते, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। तब भंवरी देवी के केस को उठाया एक विशाखा नाम के एक एनजीओ ने, और बाकी और 4 एनजीओ थे, जिन्होंने कहा उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कर दिया कि जब वो खेत में काम कर रही थी तब उसके साथ ऐसा हुआ। 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए कि जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं तो एम्प्लॉयर को क्या क्या सुरक्षा देनी पड़ेगी। अब बाद में जाके बहुत दिनों के बाद 2013 में ये कानून बना और इससे महिलाओं को, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कानून बन जाने के बाद भी महिलाओं में ये अभी तक ये साहस नहीं आया है कि वो इस चीज़ को अपोज कर सकें। कानून बना है, लेकिन कानून को हम अपने हथियार के तौर पर कैसे उसको प्रयोग में ला सकते हैं, ये तो तब होगा जब जिसके लिए बना है उसमें साहस हो कि हाँ मुझे चाहिए ये। वो अभी भी, और उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो भी महिला इस तरह का कंप्लेन करती है कि उसके साथ किसी तरह का हैरेसमेंट हुआ है वर्क प्लेस पे, तो एक तो हम ही महिलाएं उसको गलत नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है। उसके अलावे जो एम्प्लॉयर हैं वो कोई न कोई बहाना बना करके उसको चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट से हटा दें, जिसके पीछे इस तरह का हिस्ट्री हो गया उसको दूसरा कोई जॉब भी नहीं देगा। तो इसीलिए ज़रूरी है महिलाओं को एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। हम लोग को एक दूसरे का ढाल बन के, सपोर्ट बन के जब हम लड़ेंगे तभी सशक्तिकरण होगा। और जहाँ तक आपने पूछा क्या उसमें कुछ और रिफॉर्म की, रिफॉर्म तो मैंने जैसे कहा कि लॉ स्टैटिक नहीं है, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी, जैसे जैसे नई समस्याएं आएंगी, उसी तरह उसमें रिफॉर्म भी होते रहना ज़रूरी है, होना ही चाहिए। मैम, आपने कई पदभार संभाले हैं। आप उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रहीं, आप वाइस चांसलर रही चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा दायित्व रहा। तो यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र भी रहा होगा वो आसान नहीं रहा होगा, तो अपने इस सफ़र के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? लाइफ के अपने एक्सपीरियंस के बाद मेरा ये कहना होगा कि अपनी मेहनत, लगन और सतत प्रयास तो ज़रूरी है ही, लेकिन भाग्य का भी बहुत बड़ा हाथ, कहीं न कहीं डेस्टिनी भी इसमें आता है। कभी कोई बहुत ही मेहनत करता है लेकिन वो अचीव नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। मेरी बात जो है, मेरा केस या मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस, वो हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों से बिल्कुल अलग है। 15 इयर्स के एज में मैट्रिकुलेशन के पहले मेरी शादी हो गई। वो सारी पढ़ाई मेरी हुई है शादी के बाद। जब ग्रेजुएशन कर लिया, लॉ कर लिया, कभी नहीं सोचा था कि जो घर से बाहर निकल के कुछ करना होगा, करेंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। और पढ़ने लिखने में रुचि मेरी सब दिन से थी, घर में रह के भी पढ़ना लिखना ये करना वो सब चलता था, लेकिन कि हमको घर से निकल के कुछ जॉब करेंगे या कोई काम करेंगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। कुछ इस तरह की परिस्थिति हुई, मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया प्रीमेच्योर। उसके बाद जीवन में जो एक खालीपन आया, उसको लगा उसको भरने की ज़रूरत है।
तो शिक्षा तो मेरी थी ही, तब मैंने घर से बाहर पैर निकाला और परिवार के लोगों का बहुत ही सहयोग रहा उसमें। और इसमें देखिए फिर अपनी लगन भी मेरी लगन भी थी कि जब एक बार घर से पैर निकाला है तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, हमको बताना है कि हाँ हम में इतनी क्षमता है। फिर लॉ का लीगल प्रैक्टिस शुरू किया, 20 साल तक वकालत की। उसके बाद मुझको देख करके जो रिकमेंडिंग अथॉरिटीज़ हैं उन लोग को लगा कि हाँ इसमें योग्यता है, इसको जज के लिए इसका नाम रिकमेंड होना चाहिए। फिर वो रिकमेंडेशन हुआ, फिर वहाँ से किया। जब मेरे जजशिप का आफ्टर रिटायरमेंट फिर अपने आप मुझे ऑफ़र आया चेयरमैन बिहार लैंड ट्रिब्यूनल के लिए, 5 साल वो भी किया। और फिर वाइस चांसलर के भी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा कि जो सिचुएशन अभी है यूनिवर्सिटी में, यू आर द बेस्ट पर्सन टू हैंडल इट। और कहना चाहिए कि मैं बिल्कुल इच्छा नहीं थी मेरी कि मैं वाइस चांसलर का पोस्ट एक्सेप्ट करूं, लेकिन इतना उन लोग का इंसिस्टेंस था कि फिर किया। और वो भी सफ़र अच्छा ही रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और कोशिश हमने की कि मेरी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से जो भी कर सकें स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, शिक्षण संस्थान के लिए या उससे जुड़ी और समस्याओं के लिए कोशिश की। अब कितना तक मैं सफल हुई तो दूसरों से पूछना होगा, वो बताएंगे कि वो क्या हो। जी, एक सशक्त महिला, एक मजबूत महिला, आप बहुतों के लिए प्रेरणा है मैम। लॉज़ की जहाँ तक बात करें, जब लॉज़ बनते हैं वो इफ़ेक्टिव तभी कहलाते हैं, वो पर्पस उसका फुलफ़िल तभी होता है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो कितना ज़रूरी है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही समय पर हो पाना? कानून जो बनता, आपको बता दें कि हमारा देश तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र की व्यवस्था है यहाँ। और संविधान जो हमारा है वो सर्वोच्च समझिए हमारे लिए दिशा निर्देश है कि जितने कानून बनते हैं, सरकार जितने कानून बनाता है, तो उसमें ये देखना कि वो कानून ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कहीं ना कहीं किसी के अधिकार का हनन हो रहा है। तो एज ए गार्जियन जुडिशरी को रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट में 3 लेयर जुडिशरी का है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन, उसकी रक्षा करने के लिए जुडिशरी है। और जुडिशरी ये देखता है कि जितने कानून बनते हैं, सरकार चाहे जिस मंशा से बनाए, जिसकी सुविधा के लिए बनाए, तो अगर उसमें कहीं किसी के अधिकारों का, किसी के समझे जो सिक्योरिटी का कुछ हनन हो रहा है, तो उसमें जुडिशरी आता है। जुडिशरी इंटरवीन करता है, इंटरवीन करके दिशा निर्देश कुछ देता है कि आप क्या करें जो कि सबों का अधिकारों की रक्षा हो। तो आप जानते हैं कि जो इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सबों को, महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, महिलाओं के लिए तो विशेष प्रावधान है का कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसी के बेसिस पे महिलाओं को, जैसे पहले एक केस की बात बताऊं, बहुत दिन पहले की पुरानी बात है, जो एयर इंडिया में जो एयर होस्टेसेस थी, उनको था कि अगर कि आपने जॉब ज्वाइन किया है तो आप शादी के 4 साल तक आप विवाह नहीं कर सकती हैं। विवाह के बाद यदि किसी तरह से आप जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो गई तो आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। और आपको 35 साल से ज़्यादा कंटिन्यू करना है या नहीं, ये जो वहाँ के जो हेड हैं एयर इंडिया के, वो डिसाइड करेंगे। नरगिस मिर्ज़ा नाम की एक एयर होस्टेस थी, उसने चैलेंज किया इसको, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता। अगर पुरुषों के लिए है कि वो विवाह कर सकते हैं, परिवार बना सकते हैं, तो महिलाओं में क्या कमी है कि नहीं किया जा सकता है, या उनको क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाए। इस तरह के बहुत सारे कानून हैं। और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो आपने मुझसे पूछा, ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है सो जुडिशरी करवाता है। मैम, हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।